और पास्चराइजेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं, ब्लांचिंग पढ़ी है, कैनिंग पढ़ी है। तो वो सब क्या करती हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि हमने प्रोडक्ट की जो है वो स्टेबिलिटी या हमने माइक्रोबियल लोड को जो है वो डिक्रीज करना है ताकि फूड जो है वो स्पॉइल ना हो सके। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हीट होती है वो उस प्रोटीन को डीनेचर करती है। बेसिकली जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जो हीट है वो उन एंजाइम को डीनेचर करती है, उनकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है या वो कम्प्लीटली जो है वो डेथ हो जाती है उनकी। जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं बेसिकली वो रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट, जितने नंबर प्रेजेंट है फूड के अंदर बैक्टीरिया के, उसके रेट का प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक डेथ रेट। इसका मतलब ये है, बेसिकली सिंपल वर्ड में मैं ये बताती हूँ आपको, कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन की एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो डिस्ट्रॉय करती है एक इंटरवल के बाद। फॉर एग्जाम्पल एक फूड है जिसके अंदर जो है 1 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम उस फूड को हीट करेंगे तो आफ्टर 1 मिनट जो है वो 90% जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पीछे बचेंगे 1 लाख, ठीक है। हम फिर से उसको 1 मिनट के लिए हीट करेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो कम होकर रह जाएगी 10,000, ठीक है। फिर हम उनको 1 मिनट के लिए जो है वो हीट करेंगे तो जो है वो रह जाएगी 1000। तो आपको पता है कि आपने जो टाइम इंटरवल है वो भी 1 मिनट का रखा है, ठीक है। एट एवरी 1 मिनट इंटरवल जो एक कांस्टेंट ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। आप कह सकते हैं अगर आपने 1 मिनट जो है वो टेम्परेचर 1 मिनट के लिए दिया है तो वो 10 टाइम जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो एक प्रोपोर्शनल रेट के ऊपर एक सर्टेन इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी जो बैक्टीरियल साइज है या पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करती जा रही है। इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक डेथ रेट। समझ आई है? यस मैम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो ये देखनी है कि हम हीट ट्रीटमेंट सिलेक्ट किस बेस पे करते हैं। हमने कंप्लीटली स्टीराइल करना है प्रोडक्ट को, या हमने सिर्फ जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ रिटार्ड करनी है, या हमें उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। तो जब हम कैनिंग करते हैं तो कैनिंग में बेसिकली ये होता है हम स्टेरिलिटी तो अचीव कर लेते हैं लेकिन उसका टेक्सचर, फ्लेवर और न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो फूड की वो अफेक्ट हो रही होती है, और समटाइम जो प्रोडक्ट है वो ओवर कुक्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा बेसिक एम तो यही होता है कि हमने बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन करनी है, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट को मिनिमाइज करना है और माइल्डेस्ट ट्रीटमेंट रखना है। हमने वो ट्रीटमेंट चूज करना होता है, बेशक उसका टाइम शॉर्ट हो लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन हो, लेकिन उसमें जो हीट रेजिस्टेंट पैथोजन है और स्पॉइलिश बैक्टीरिया है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हम किस किस बेस पे करते हैं कि सबसे पहले एक हमारा पॉइंट होता है हीट पेनिट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ फूड। इसका मतलब ये होता है कि हमें कौन सा फूड जो है कौन सी हीट के लिए चूज करना चाहिए। जैसे लिक्विड फूड है उनमें हीट जो है वो जल्दी पहुंचेगी सेंटर तक कंपेयर टू सॉलिड फूड, ठीक है। तो एक तो हमने अगर कैनिंग करनी है और अगर हमने कैन में प्लेस किया फूड तो हमने देखना है कि अगर हम लिक्विड फूड की कंसिस्टेंसी क्या है, फूड का साइज क्या है, ठीक है, और साइज ऑफ कैन क्या है। अगर कैन बड़ा है तो जाहिर बात है उसके सेंटर में जाते जाते टाइम ज्यादा रिक्वायर होगा। अगर फूड की कंसिस्टेंसी सॉलिड है तो जो हीट है वो देर से सेंटर तक जाएगी, क्योंकि हमने तो यूनिफॉर्मली जो है वो हीट करना है ताकि हर जगह से जो है वो माइक्रोबियल लोड डिक्रीज करे, ठीक है। तो जब हमने हीट पेनिट्रेशन देखनी है तो हमने दो चीजों को देखना है, साइज ऑफ कैन को और कंसिस्टेंसी ऑफ फूड को। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ फूड। जो बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम हीट पीएच जो है वो हम न्यूट्रल रख रहे हैं और हीट कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम एसिडिक इन्वायरमेंट देंगे तो जल्दी जो है वो बैक्टीरिया जो है वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सर्टेनली जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जिनमें हाई एसिडिक फूड होते हैं या लो पीएच फूड होते हैं, उनकी अगर हमने स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो हम जो है वो पीएच को जो है वो चेंज करते हैं उस फूड की,
ठीक है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ फूड। जो प्रोटीन, फैट और शुगर होते हैं, अगर ये हाई कंसंट्रेशन में अवेलेबल हैं तो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हीट को जो है वो पेनिट्रेट नहीं करने देते इजीली इनटू द फूड। ठीक है, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया की स्टेबिलिटी अचीव करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इन फूड में जो प्रोटीन, फैट और हाई हाई कार्ब्स वाले होते हैं उनको हमें हाई हीट देनी पड़ती है ताकि हम स्टेरिलाइज कर सकें। मैम जो सिट्रस फ्रूट है उनकी स्टेरिलिटी अचीव करने के लिए पीएच को क्या करना पड़ता है? जो सिट्रस फ्रूट है वो नेचुरली हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन्हें हीट कम भी दे रहे हैं तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रल पीएच वाले फूड्स की बात कर रहे हैं या अल्कलाइन पीएच वाले फूड की बात कर रहे हैं जो स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं, उनको हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, तो पीएच को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर और टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा और बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है पैथोजेनिक एंड स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी प्रेजेंट। तो जो हमारा हीट ट्रीटमेंट है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कोई यीस्ट प्रेजेंट है या कोई फंजाई प्रेजेंट है वो किस नेचर की है। ठीक है, अगर तो वो स्पोर प्रोड्यूसिंग है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने स्पोर प्रोड्यूस कर दिए हैं तो वो तो पॉइजनस हो गया, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिए हैं उसने। अगर बैक्टीरिया सिर्फ पैथोजेनिक है, इटसेल्फ डिजीज कोज कर रहा है, तो फिर जो है हमने कौन सा ट्रीटमेंट देना है और वो कितने टेम्परेचर पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास स्पेसिफिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो इटसेल्फ जो है वो डिजीज कोज करते हैं, जिन्हें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरे तरह के वो होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हीट ट्रीटमेंट यूज करना है और कितने ड्यूरेशन के लिए यूज करना है। अगर तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और वो स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो आप जो है वो लेस हीट ट्रीटमेंट वाला भी, माइल्ड हीट ट्रीटमेंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है या टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसके लिए फिर आपको जो है वो हाई ट्रीटमेंट टेम्परेचर वाले ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, आप कैनिंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन प्रिजर्वेशन। अब हमने जो है पहले हाई हीट वाले पढ़े थे, अब ये लो हीट वाले मेथड है। टेम्परेचर बेसिकली लो टेम्परेचर मेथड है जिसमें हमारे पास फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन आता है। जो हमारे इंसेस्टर थे रेफ्रिजरेशन के लिए, वो जो है वो केव्स में या जमीन के अंदर होल्स में जो है फूड प्लेस कर देते थे उसको ठंडा रखने के लिए। या जो हमारे पास स्पेसिफिकली आइसक्रीम थी 1800 में, जो है उन्होंने एक वुडन बॉक्स प्रिपेयर किया था और उसके अंदर वो आइस जो है वो चैम्बर में उसको कोल्ड में रखते हैं आइस को। और ये अभी भी यूज होता है मेथड कि वुडन बॉक्स होता है उसको उन्होंने आइस से फिल किया होता है और उसके अंदर वो जो है वो आइसक्रीम बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेशन का मैकेनिकल प्रोसीजर आया था वो आया था, डेवलप हुआ था 1800 में। तो हम रेफ्रिजरेट करते हैं या फ्रीज करते हैं टेम्परेचर, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, डोमेंट कर सकता है बैक्टीरिया को, वो उसको कंप्लीटली स्टेराइल नहीं कर सकता फूड को। आप ये नहीं कह सकते कि आपने रेफ्रिजरेट करके फ्रीज करके जो है वो कंप्लीटली जो है फूड को जो है वो स्टेरिलाइज कर लिया। ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग इज मोर अप्रोप्रिएट देन रेफ्रिजरेशन। समझ आइए इस बात की? कोई तो बोल दे। यस जी मैम। हाँ जी, तो जो रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो कंप्लीटली स्टेराइल नहीं करते फूड को, लेकिन फ्रीजिंग इज बेटर, मोर इफेक्टिव देन रिटार्डिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेटेड फूड होता है वो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 7.2 डिग्री सेल्सियस के होते हैं या उससे बिलो होते हैं। इससे ज्यादा के अगर टेम्परेचर के रेफ्रिजरेटेड है तो वो फूड को जो है वो स्पॉइलेज से नहीं बचा सकते। ठीक है, बेसिक फंक्शन हमारा यही होता है कि हमने फूड की जो है वो सेफ्टी मेंटेन रखनी है, उसको स्पॉइलेज से बचाना है और हमने शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है। लेकिन ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग जो हमारे पास फूड है वो
क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट इफेक्ट होता है, फ्लेवर भी। तो हमने जब भी फ्रीज करना, रेफ्रिजरेट करना होता है तो हम अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीजन को रिड्यूस इसलिए करते हैं ताकि एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके और जितनी भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और इनसे रिलेटेड चीजें हैं वो स्टॉप हो जाए, इसीलिए हमने ऑक्सीजन रिड्यूस करनी होती है। ठीक है। इसके अलावा हम रेफ्रिजरेशन के बाद जो है उसको पैकेजिंग उसकी इस तरह की बनाती हैं ताकि वो जो है वो कंटेमिनेट ना कर सके और अनवांटेड डिहाइड्रेशन जो है वो हम उसका इनहिबिट कर सकें और फूड जो है वो प्रोलॉन्गिंग शेल्फ लाइफ अचीव कर सकें। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं फूड को? एक तो पहले है स्पॉइलेज, जो एडिबल क्वालिटी है फूड की वो डैमेज होती है। तो हम इसे कैसे सही कर सकते हैं? क्योंकि जो अगर बार बार आप फ्रिज ओपन या बंद करते हो तो टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से फूड की स्पॉइलेज के जो है वो चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ FIFO। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज आपने पहले प्लेस की है आपको उसको पहले यूज करना चाहिए। ये रूल जो है वो आपकी इंडस्ट्री में, आपके रेस्टोरेंट्स में हर जगह यूज होता है कि आपने जो चीज पहले प्लेस की है उसको पहले यूज करना है, जो बाद में प्लेस की है उसको बाद में यूज करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वो स्पॉइलेज जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस कंटेमिनेशन। अब हमने जो है वो सर्टेन फूड प्लेस किया होता है रेफ्रिजरेटर में और जो क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से पैथोजन जो हैं वो फूड में प्रोड्यूस हो सकते हैं, या अगर आपकी एयर चली गई है उसने कंटेमिनेट कर दिया, या आपने रॉ और कुक को जो है वो इकट्ठा प्लेस कर दिया रेफ्रिजरेट में तो वो क्रॉस कंटेमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा रेफ्रिजरेटर की सर्टेन शेल्फ्स होती हैं, ठीक है, या ऊपर जो फ्रीजर होता है उसकी शेल्फ्स होती हैं। उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप रॉ और कुक को सेपरेट रखो, ठीक है, ताकि जो है वो कंटेमिनेशन ना हो सके। और आप हमेशा जो है वो अगर आप फ्रीजर की बात करते हो तो जो मीट प्रोडक्ट्स है उन्हें नीचे वाली साइड पे प्लेस करते हो, ऊपर नहीं, क्योंकि वो डिपिंग हो रही होती है ब्लड की या जो भी होती है उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि कंटेमिनेशन ना हो सके। इसी तरह आप फ्रूट वेजिटेबल अगर प्लेस कर रहे हो तो वो जो नीचे ड्रॉर टाइप होता है उसमें प्लेस करते हो। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर टू कोल्ड है तो वो चिल इंजरी कॉज कर देगा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, कि वो जैसे शुगर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है विद इन द वेजिटेबल्स। और अगर आप लो टेम्परेचर स्टोरेज इंक्रीज करते हो तो वो स्टार्च कंटेंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है स्वीट कॉर्न में। और अगर आप हाई रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर और लार्ज कंटेनर यूज कर रहे हो तो जो टेम्परेचर फूड है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक तो लार्ज कंटेनर लिया है और आपने जो फूड लिया है उसको लार्ज कंटेनर में प्लेस करके रख दिया है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर का वो भी 7.5 है। ठीक है, तो जो इस तरह के रेफ्रिजरेटर होते हैं वो चीजें ठंडा करने में टाइम लगता है उनको, जिसकी वजह से फूड स्पॉइलेज जो है वो जल्दी हो जाती है और फूड बोर्न इलनेस के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो कोशिश की जाती है जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं उनका टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो अचीव किया जा सके। जो इससे ज्यादा के टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेटर होते हैं उन्हें ठंडा करने में चीज टाइम लगता है। तो इम्प्रॉपर रेफ्रिजरेटर कूलिंग जो है वो स्पॉइलेज कॉज करती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। अगर आपने सर्टेन ऐसे फूड प्लेस कर दिए रेफ्रिजरेट में जो कि दूसरे फूड में जो है वो इनकॉपरेट कर सकते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो ऑर्डर में चेंज आ जाता है। जैसे अगर आपने अनियन प्लेस कर दिया रेफ्रिजरेटर में तो वो मिल्क में, चॉकलेट में, बटर में, इवन वाटर में भी जो है वो ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है उसकी। ठीक है, तो आप अगर प्रॉपर पैकेज करके फूड रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो तो आप उस ऑर्डर को मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड जो है ये कोल्ड स्टोरेज मेथड है। ठीक है, आप कम टाइम में जो है वो फ्रीज कर सकते हो फूड को और बैक्टीरिया को जो है वो अवेलेबल नहीं होगा ग्रो करने के लिए वाटर। बेसिकली इसका जनरल मैकेनिज्म ये है कि जब आप फ्रीज करते हो कोई भी फूड तो जो वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल्स बना लेता है। तो जो बैक्टीरिया है उनको वाटर अवेलेबल नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई कर सके।
जिसकी वजह से वाटर इन अवेलेबिलिटी की वजह से जो बैक्टीरियल सेल हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और वो जो है डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप स्लो फ्रीजिंग है वो बेहतर है कंपेयर टू रैपिड फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग में जो है वो शॉर्ट क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, और जो इंट्रासेलुलर वाटर जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रैपिड फ्रीजिंग करते हो जो क्रिस्टल्स हैं वो लार्ज बनती हैं, ठीक है, और वो जो बाहर वाली सरफेस है वो जो है वो क्रिस्टलाइन हो जाती है, अंदर जो है वो पानी रहता है, जिसकी वजह से वाटर मिल जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब हम डिफरेंट तरह के फ्रीजिंग मेथड यूज करते हैं। उसमें एक है एयर ब्लास्ट, एक है प्लेट फ्रीजिंग, एक है क्रायोजेनिक। जो एयर ब्लास्ट है वो अब आपके कन्वेक्शन के रूल पे एक्ट करती है। ठीक है, आप जो है वो एक टनल में फूड प्लेस कर देते हो इन रैक्स में, या जो है आप एक कन्वेयर बेल्ट होती है उसके ऊपर फूड प्लेस कर देते हो और आप एयर ब्लो करते हो ऑफ इक्वल टेम्परेचर -17.8 डिग्री सेल्सियस। तो एट अ टाइम जो है वो सारे फूड जो है वो रिसीव करता है वो एयर, और जो है वो आप इस तरह उसको फ्रीज करते हो फूड को। ठीक है, ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में मेथड यूज होते हैं ऐसे, और फिर आप उसको पैकेज कर लेते हो, या आप पहले फूड को पैकेज कर सकते हो या आप बाद में कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपने उनको प्लेस करके आपने एयर ब्लो करनी होती है -17.8 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट इज प्लेट फ्रीजिंग। प्लेट फ्रीजिंग में क्या होता है कि ये कंडक्शन के रूल पे एक्ट करती है कि आप जो मेटल प्लेट है उनके ऊपर जो है वो फूड प्लेस करते हो और जी किसकी समझ में आई? किसकी समझ नहीं आई? मैम ये एयर ब्लास्ट वाले की आप बात करते हैं। एयर ब्लास्ट में क्या होता है कि मैम आप, ये हाँ जी जी अमन, मैम यही कह रही हूँ एयर ब्लास्ट। आपकी आवाज कट रही थी इसलिए समझ नहीं आई। अच्छा, एयर ब्लास्ट में क्या होता है कि आप फूड को एक टनल में प्लेस कर देते हो, इंसुलेटेड टनल होती है, ठीक है, उसमें रैक्स बने होंगे या कन्वेयर बेल्ट होती है जैसे जिसके आप ऊपर सामान रखते हो, वैसे ही फूड की होती है। ठीक है, जब आप उनके ऊपर फूड प्लेस करते हो उस टनल के अंदर आप एक सर्टेन टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो कि है अप्रोक्सीमेटली -17.8 डिग्री सेल्सियस, उसकी एयर ब्लो करते हो, तो जो फूड है वो इक्वली जो है वो रिसीव करता है वो एयर और फ्रीज हो जाता है। ठीक है, आप फूड को पैकेज करके रख सकते हो या उसके बाद भी पैकेजिंग कर सकते हो। जो का नेक्स्ट है वो है प्लेट फ्रीजिंग। प्लेट फ्रीजिंग जो है वो आपके कंडक्शन के रूल पे एक्ट करता है। मेटल प्लेट्स जो होती हैं उनके ऊपर आप फूड प्लेस करते हो और उनको आप मेटल प्लेट्स को कंडक्ट करते हो कोल्ड टेम्परेचर -17.8 सेम। ठीक है, तो जो प्लेट फ्रीजिंग है वो ऑटोनोमसली कंटिन्यूअसली जो है फूड को जो है वो फ्रीज कर देती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको केस करके स्टोरेज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में आप लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हो, आप लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे करते हो जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और वो इमीडिएटली विद इन सेकेंड जो है वो फूड को जो है वो फ्रीज कर देती है। ये बेसिकली आप ज्यादातर मीट, पोल्ट्री, सी फूड इन चीजों में यूज करते हो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमारी फ्रीजिंग के साथ? एक तो जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाती है, वो फिजिकल डैमेज कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा टेक्सचरल और फ्लेवरल चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर फूड को स्टोर करना चाहते हो तो आप पहले उसको ब्लांच कर लो और फिर उसको फ्रीज कर लो, तो आप किसी हद तक जो टेक्सचरल और फ्लेवर चेंजेस होती हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ तक है। अब नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा ज्वाइन करवाती हूँ, सेंड करती हूँ लिंक। तो ये एक लेक्चर है अभी तक, ठीक है। ओके मैम। हमारा अब ही है, हमारा अब नेक्स्ट मीटिंग में है।